सोचिए, साल 2026, आधी रात का गहरा अंधेरा और एक खुफिया ऑपरेशन में ईरान की पूरी लीडरशिप को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाता है। अमेरिका को लगता है बस खेल खत्म, शह और मात। लेकिन ईरान बिखरता नहीं है, बल्कि उस राख से एक ऐसे युद्ध की आग भड़कती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलिए आज इस पूरी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे दो देश आज इस खतरनाक मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। जानते हैं, इस कहानी को हम इसके अंत से शुरू करते हैं। आज के जो हालात हैं वो इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक ऐसे युद्ध को भड़का सकती है जिसका शायद कोई अंत ही न हो। हाल में हुए हमलों ने इस तनाव को एक नए और सच कहूं तो एक खौफनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। तो होता यह है कि अमेरिका ये सोचकर हमला करता है कि ईरान का सेंट्रल कमांड ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकलता है। ईरान की एक खास रणनीति है मोज़ेक डॉक्ट्रिन, वो एक्टिवेट हो जाती है। इसके तहत देश 31 अलग अलग कमांड में बटा है। जैसे ही टॉप लीडरशिप खत्म होती है, हर कमांडर आज़ाद हो जाता है और फिर एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड युद्ध शुरू होता है जिससे निपटना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के लिए भी नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल यही है कि नफरत का ये सिलसिला, ये आग आखिर शुरू कहाँ से हुई? इसके लिए हमें समय में 70 साल पीछे जाना होगा, उस एक घटना पर जिसने इस कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी के बीज बो दिए थे। देखिए, 1951 में ईरान के एक बहुत लोकप्रिय चुने हुए प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसादिक। उन्होंने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका सारा फायदा तब ब्रिटेन की कंपनियां उठा रही थीं। ये बात पश्चिम को बिल्कुल हजम नहीं हुई। तो 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजैक्स। एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और अपनी कठपुतली शाह पहलवी को वापस ईरान की गद्दी पर बिठा दिया। यहीं से, इसी दिन से इस कड़वाहट की असली कहानी शुरू होती है। ईरान के लोगों के लिए ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। अपनी चुनी हुई सरकार को बाहरी ताकतों के हाथों गिरते देखने का गुस्सा उनके दिलों में सुलगने लगा। और इसी अपमान की आग से वो नारा निकला जो आज भी ईरान की सड़कों पर गूंजता है, मार्गे बर अमरीका, यानी डेथ टू अमेरिका। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट भी है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जिस देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम से आज अमेरिका इतना डरता है, उसे परमाणु तकनीक का तोहफा खुद अमेरिका ने ही दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शाह के दौर में अमेरिका ईरान को मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह देखता था। इसलिए एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने न सिर्फ ईरान को उसका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया, बल्कि उसके वैज्ञानिकों को MIT जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग भी दिलवाई। इसी दौरान 70 के दशक में दुनिया के पैसे को लेकर एक और बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा था। 1971 में जब अमेरिकी डॉलर का सोने से लिंक टूट गया, तो उसकी बादशाहत बनाए रखने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया, पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये सिस्टम बहुत सीधा और बहुत असरदार था। दुनिया के किसी भी देश को अगर तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर खरीदने होंगे, और फिर तेल बेचकर जो अरबों डॉलर ओपेक देश कमाएंगे वो वापस अमेरिकी ट्रेजरीज और बैंकों में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। बदले में अमेरिका इन तेल पैदा करने वाले देशों को मिलिट्री सुरक्षा की गारंटी देगा। इस एक साइकिल ने डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना दिया, और मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी कंट्रोल उसकी आर्थिक सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया। अमेरिका का ये पूरा ताना बाना, ये पूरा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1979, एक ऐसा साल जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा और अमेरिका की पूरी रणनीति हमेशा के लिए बदल दी। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। लोगों ने अमेरिकी सपोर्ट वाले शाह को देश से निकाल बाहर किया और सत्ता संभाली अयातुल्ला खुमैनी ने। रातों रात अमेरिका का सबसे मजबूत साथी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक ऐसा दुश्मन जो अब पेट्रो डॉलर सिस्टम और पूरे मिडिल ईस्ट अमेरिकी दबदबे के लिए सीधा खतरा था। और बस यहीं से शुरू हुआ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दशकों लंबा एक खुफिया युद्ध, एक ऐसा खतरनाक खेल जहां सारे नियम ताक पर रख दिए गए थे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को रोकने के लिए हर तरीका अपनाया, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले प्रतिबंध लगाए।
स्टक्सनेट जैसे घातक कंप्यूटर वायरस से उसके न्यूक्लियर प्लांट पर साइबर हमला किया और यहां तक कि उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों की सरेआम हत्याएं करवाईं। लेकिन ईरान हर हमले के बाद और मजबूत होकर उभरा। उसने प्रॉक्सी लड़ाकों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, अपने परमाणु ठिकानों को पहाड़ों के मीलों नीचे छुपा दिया और हर हमले के जवाब में अपनी टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस कर लिया। इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए 2015 में एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई। इसके तहत ये तय हुआ कि ईरान अपने यूरेनियम को सिर्फ 3.67% तक ही एनरिच कर सकता है, जो कि सिर्फ बिजली बनाने के लिए काफी होता है, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं। लेकिन 2018 में अमेरिका अचानक इस समझौते से एक तरफा बाहर हो गया। जवाब में ईरान ने भी अपनी सीमाएं तोड़ दी और यूरेनियम एनरिचमेंट को सीधे 20% तक पहुंचा दिया। ये एक खतरे की घंटी थी। और जब 2021 में ईरान की एक बड़ी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में संवर्धन को 60% के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया। ये परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% के बेहद करीब है। मतलब हर हमले ने ईरान को पीछे धकेलने के बजाय उसे मंजिल के और करीब ला खड़ा किया। और ये सब हमें आज की हकीकत पर वापस लाता है। ईरान ने एक सुपर पावर का मुकाबला करने के लिए एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिसे कहते हैं असम्मित युद्ध, यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। जरा इस गणित पर एक नजर डालिए। ईरान $20,000 का एक सस्ता सा ड्रोन भेजता है जिसे मार गिराने के लिए अमेरिका को $4 मिलियन यानी $40 लाख की पेट्रियट मिसाइल चलानी पड़ती है। ये एक ऐसा आर्थिक युद्ध है जहां ईरान अपने कम लागत वाले हथियारों से एक तकनीकी सुपर पावर के खजाने को खाली कर सकता है। ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है उसकी जियोग्राफी। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य नाम के एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है और इस रास्ते की चाबी ईरान के हाथों में है। अगर ईरान इसे बंद कर दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। तो कुल मिलाकर ईरान की ताकत किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई परतों में है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ एक प्राकृतिक किले की तरह हैं। उसकी सेना सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से दुश्मन को थका सकती है। हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की ताकत देता है और उसकी मोज़ेक डॉक्ट्रिन ये पक्का करती है कि किसी एक हमले से उसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये सब मिलकर ईरान को एक बहुत ही मुश्किल प्रतिद्वंदी बनाते हैं। तो आज हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। एक ऐसी स्थिति जहां एक सुपर पावर जीत नहीं सकती और एक क्षेत्रीय ताकत हार नहीं सकती। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि आने वाले कल के लिए एक गंभीर चेतावनी है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।